हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। यूपी जुडिशरी की जो हमारे क्रैश कोर्स की लेक्चर सीरीज़ है उसका आज सेकंड लेक्चर है। और पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक्ट है पहला, जो क्रैश कोर्स के अंदर ऑफलाइन में भी चल रहा है, आप सबको पता होगा, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन का हमारा 2007 का एक्ट है। उसके सेक्शन नंबर 19 तक हम लोग पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, जो कि चैप्टर नंबर अपना 3 का। अब जो आज की वीडियो है वो डील करेगी चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट होकर आगे के सारे सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, जो सेक्शन नंबर 20 से स्टार्ट होते हैं हमारे। तो 20 जो सेक्शन है उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मेडिकल सपोर्ट के लिए कुछ न कुछ वेलफेयर के पर्पज से, एक सीनियर सिटीजन का जो वेलफेयर है, पेरेंट्स का है, उनके लिए स्पेशली कुछ न कुछ आपके सपोर्ट करेगी। अब सपोर्ट किस सेंस के अंदर करेगी वो सेक्शन वाइज हम लोग एक एक करके डील करते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 4 हमारा है वो डील करता है प्रोविजंस फॉर द मेडिकल केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन्स की जो मेडिकल केयर है उसके प्रोविजन के लिए यहाँ पे ये चैप्टर डील करेगा। तो सेक्शन नंबर 20 आपका है जी मेडिकल सपोर्ट फॉर दी सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन का मेडिकल सपोर्ट द स्टेट गवर्नमेंट शैल एंश्योर। स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो एंश्योर करेगी किस चीज को। पहला दे रखा द स्टेट जो आपकी चीज है वो क्या करती है, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और द हॉस्पिटल्स फंडेड फुली और पार्शली बाय द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द बेड फॉर ऑल द सिटीजन एज फार एज पॉसिबल। मतलब कि ऐसा कोई भी चाहे हॉस्पिटल हो जो कि या तो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर ऐसा हॉस्पिटल है जिसको कि फंड जो है वो गवर्नमेंट करती है, चाहे वो पार्शियली फंड करती हो और चाहे वो आपकी कंप्लीटली उसको आपने फुली फंडेड आपका बाय द गवर्नमेंट है। तो उन हॉस्पिटल्स के अंदर आपके जितने भी जरूरत हैं, जितने भी नंबर ऑफ बेड की जरूरत रहेगी वो सारे के सारे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं या फिर नहीं करवाए जा रहे, ये स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट गवर्नमेंट एंश्योर करेगी। सेकंड बोलता है सेपरेट क्यू बी अरेंज्ड फॉर दी सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एक कतार, मतलब कि लाइन में लगते हैं ना लोग, तो उनके लिए सीनियर सिटीजन जो भी होगा उनके लिए एक स्पेशल लाइन बनाई जाएगी। सेपरेट क्यू जो है उसके लिए भी इंश्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट करती है, इंश्योर करती है कि वहां पे उनके लिए अलग से क्यू बनाई जा रही है, मतलब कि उनके लिए अलग से पंक्ति बनाई गई है। तीसरा बोलते हैं फैसिलिटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिक। मतलब या तो कोई पुरानी बीमारी है उनके इलाज के लिए क्या वहाँ पे कुछ न कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं कि नहीं हो रही है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करती है। या फिर आपकी कोई टर्मिनल या फिर डीजेनरेटिव डिजीज कुछ भी हो सकती है, मतलब कोई आपकी एक तरीके से जैसे बोलते हैं अपजनन या फिर आपके पतन कारक कुछ आपकी स्पेशल तरीके की कोई डिजीज होती हैं, उनको इलाज करने के लिए क्या वहाँ पे एक्सपेंड किए जा रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, उनकी फैसिलिटी को एक्सपेंड किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, इन सबसे रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं उनके लिए ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की है कि स्टेट गवर्नमेंट उनको इंश्योर करेगी। फोर्थ वन बोलता है आपका रिसर्च एक्टिविटीज फॉर द क्रॉनिक एल्डरली डिजीज एंड एजिंग एक्सपेंडेड। जो भी मतलब कि उम्र दराज व्यक्ति हैं, उम्र बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो भी बीमारियां होती हैं उन सब के इलाज के पर्पज से क्या वहाँ पे कोई सेपरेट अलग से कोई तरीके की अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रही हैं या फिर नहीं हो रही, इन सब की भी ड्यूटी बनती है स्टेट गवर्नमेंट की। और लास्टली आपका बोलते देर आर अनमार्क्ड, आपका बोला जा सकता है ईयर मार्क्ड कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाएगी। जेनेटिक कुछ तरीके के आपकी पेशेंट्स होते हैं जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी हॉस्पिटल है उनके अंदर जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। मतलब ये जो चीज़ें सारी दे रखी हैं इन सब के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि इन सब की चीज़ों के रिगार्डिंग हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है या फिर नहीं करवाई जा रही है। ये सेक्शन नंबर 20 आपका बात करता है। उसके बाद चैप्टर 5 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की जो भी प्रॉपर्टी है या फिर उनकी लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे प्रोविजन बनाए जा सकते हैं वो चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है, सेक्शन नंबर 21। अब सेक्शन 21 बात करता है मीजर फॉर द पब्लिसिटी अवेयरनेस एटसेट्रा फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के वेलफेयर एटसेट्रा के पर्पज से क्या वहाँ पे कोई अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपकी जो एक तरीके से बोला जा सकता है कि उसके ऊपर आपने कोई पब्लिसिटी के रिगार्डिंग कोई मेजर आपने फिक्स कर रखे हैं कि नहीं कर रखे हैं, या फिर किसी तरीके से उसको आप पब्लिसिटी करते हो एक तरीके से कि ये सारी चीज़ें जो एक्ट ऑफ के जो प्रोविजंस हैं उन सबको क्या सही तरीके से वहाँ पे लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन सब की बात करते हैं। तो फर्स्ट में लिखा द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक ऑल द मेजर टू एंश्योर दैट। स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो टेक स्टेप करेगी, मेजर्स को टेक करेगी ये एंश्योर करने के लिए कि फर्स्ट बोलता है द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू द पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट और एट द रेगुलर इंटरवल्स। मतलब इस चीज़ के प्रोविजन जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन दे रखे हैं इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ये चीज़ इंश्योर करती है कि क्या इसके प्रोविजंस को पब्लिसिटी करी जा रही है ढंग से, किस चीज़ के थ्रू, टीवी के थ्रू, पब्लिक मीडिया के थ्रू या फिर आपके रेडियो के थ्रू या फिर आपके इंटरवल्स पे किसी भी तरीके से उनको प्रिंट करके, मतलब कि वीकली आपने न्यूज़पेपर के अंदर निकलवा दिया या फिर मंथली आपने निकलवा दिया लोगों को प्रति, मतलब कि इन राइट्स एंड जो ड्यूटीज़ हैं लोगों की सीनियर सिटीजन के टूवर्ड उनको क्या है
एक तरीके से अवेयर करने के पर्पज से पब्लिसिटी करनी जा रही है, तो क्या पब्लिसिटी सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इन सब कुछ इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट का काम। सेकंड बोलता है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड द जुडिशियल जो आपके सर्विसेज के मेंबर हैं, उन सबको आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड द अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इश्यूज रिलेटिंग टू द एक्ट। इस एक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं उनके रिगार्डिंग क्या जुडिशियल ऑफिसर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को क्या इसके रिगार्डिंग सेंसिटाइजेशन या फिर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है नहीं या फिर नहीं दी जा रही है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग भी इंश्योर करती है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आपका इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, या फिर ये चीज़ें देखती है कि कोऑर्डिनेशन हमने जो किया था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज निकाली, जो होम अफेयर्स है या फिर आपके मिनिस्ट्री ऑफ आपके बोल सकते हैं हेल्थ एंड वेलफेयर के जो अफेयर्स हैं या फिर आपके डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के हैं, इन्होंने जो अपनी पॉलिसी बना रखी है उनका कोऑर्डिनेशन जो किया गया था उनको एड्रेस करने के पर्पज से, मतलब उनके ऊपर भी स्पेशल एड्रेस किया जाएगा। क्या लिखा है, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज और द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द लॉ, होम अफेयर, हेल्थ एंड वेलफेयर टू एड्रेस द इश्यूज रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन एंड पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द सेम इज कंडक्टेड। मतलब कि टाइम टाइम पे उनका रिव्यू भी लिया जाएगा और ये भी आपकी कंडक्ट जो करी जा रही है, एक तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर इन ऑफिसर्स से रिलेटेड आपने जो भी पॉलिसीज स्पेशल बना रखी है इन मुद्दों के ऊपर, मैटर के ऊपर, क्या उनका कोऑर्डिनेशन सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इन सबको भी इंश्योर करती है स्टेट गवर्नमेंट। ये सेक्शन नंबर आपका 21 था। अब 22 जो है वो बात करता है अथॉरिटी और उनके ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग आएगा। अथॉरिटीज हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के पर्पज से कौन कौन सी अथॉरिटीज को ये एक्ट के जो प्रोविजन है वो उनको सौंपे जा सकते हैं, किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट में कन्फर सच पावर, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो सारी की सारी पावर्स एंड ड्यूटीज इम्पोज कर सकती है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर एज द केस में भी नेसेसरी, जैसा भी जरूरी होगा वैसे डीएम के ऊपर सारी पावर एंड जो ड्यूटीज है वो कन्फर करी जा सकती है और इम्पोज करी जा सकती है। जहाँ पे वर्ड कन्फर यूज करा जाएगा तो इसका मतलब हम समझते हैं कि पावर कन्फर करी गई है, और जहाँ पे वर्ड इम्पोज यूज करा जाता है वहाँ पे हम समझते हैं कि ड्यूटी इम्पोज करी गई है। टू एंश्योर दैट, अब दूसरा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो एंश्योर करती है दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर प्रॉपरली कैरिड आउट। प्लस में क्या है कि जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं वो कैरी आउट हो रहे हैं, मतलब सही तरीके से लागू हो रहे हैं और उनका सही तरीके से पालना करी जा रही है, कंप्लाई विद करे जा रहे हैं, इन सबको भी इंश्योर करती है स्टेट गवर्नमेंट। एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में स्पेसिफाई द ऑफिसर। अब उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली क्या किया था, डीएम को ये सारी पावर और आपकी ड्यूटीज लगाई थी, लेकिन अब क्या है कि जो डीएम है वो भी एक ऑफिसर का नाम सबॉर्डिनेट में जो उसके अंडर में काम करता होगा उसका नाम जो है वो स्पेसिफाई कर सकता है, क्योंकि जो ड्यूटीज और पावर जो स्टेट गवर्नमेंट ने दी थी उस डीएम को, अब डीएम क्या करेगा अपने सबॉर्डिनेटिव ऑफिसर को भी ये इनमें से कोई भी ड्यूटी, इनमें से कोई भी पावर या फिर सारी की सारी पावर या फिर सारी की सारी ड्यूटीज उसको आगे दे सकता है। ये लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में स्पेसिफाई द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम हु शैल एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द ड्यूटीज सो कन्फर्ड और इम्पोज्ड एंड द लोकल लिमिट्स विद इन विच सच पावर और ड्यूटीज शैल बी कैरिड आउट बाय द ऑफिसर एज मे बी प्रेस्क्राइब। और कितने एरिया के अंदर, कितने एक पर्टिकुलर ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर वो ऑफिसर, चाहे तो वो सबॉर्डिनेटिव ऑफिसर था उस डीएम का या फिर डीएम खुद, कितने एरिया के अंदर अपनी पावर और ड्यूटीज को परफॉर्म कर सकता है वो भी स्पेसिफाई किया जाएगा ऑर्डर के अंदर एट द टाइम ऑफ गिविंग द पावर एंड द कन्फरिंग द पावर और इम्पोजिंग द ड्यूटी। सेकंड बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिस्क्राइब ए कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान, इसको अंडरलाइन कर लेना, मैं भी कर लेता हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्शन प्लान तैयार करेगी फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन की जो प्रॉपर्टी है या फिर उनकी लाइफ है उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के पर्पज से, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के पर्पज से स्टेट गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार करती है, तो वो भी पीटी के अंदर पॉइंट पूछा जा सकता है। सेक्शन 23 बात करता है आपका ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब क्या है कि कोई भी सीनियर सिटीजन है, उसका कोई बच्चा नहीं है, अब उन्होंने क्या किया कि अपनी प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर दी और इस शर्त के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है कि आने वाले टाइम के अंदर जब तक कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर सीनियर सिटीजन है जिन्होंने प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर करी है, वो पर्सन जब तक जिंदा रहेगा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेंटेनेंस और वेलफेयर के लिए उसके ऊपर सारी चीज़ें खर्च करी जाएंगी, उनका वेलफेयर प्रॉपरली तरीके से किया जाएगा। इस कंडीशन के ऊपर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी है जो दूसरे किसी भी पर्सन को ट्रांसफर कर दी। अब जिस पर्सन को ट्रांसफर करी है, मतलब जो कि ट्रांसफरी है, अब वो पर्सन ट्रांसफरी क्या है, उनको प्रॉपरली तरीके से मेंटेन नहीं कर रहा या फिर उनको जानबूझ के अवॉइड करता है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा
ये सेक्शन 23 बताता है, वेयर एनी सिटीजन सीनियर सिटीजन हु आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट हैज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज। अब किसी भी सीनियर सिटीजन ने इस एक्ट के आने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है, या तो थ्रू गिफ्ट या फिर किसी भी अदरवाइज दूसरे किसी तरीके से, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज एंड द बेसिक फिजिकल नीड्स टू द ट्रांसफरर। जिस सीनियर सिटीजन ने, जो कि ट्रांसफरर है, उसको क्या होगा, बेसिक फिजिकल जो भी उसकी नीड्स हैं या फिर बेसिक उसकी एमिनिटीज हैं, ये प्रोवाइड करेगा। इस कंडीशन के ऊपर उन्होंने किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। एंड सच ट्रांसफरी रिफ्यूज और फेल टू प्रोवाइड सच एमिनिटीज एंड फिजिकल नीड्स। अब जो ट्रांसफरी है, जिसको प्रॉपर्टी दी गई है जिस अदर पर्सन की, उस पर्सन ने जानबूझ के या फिर किसी भी तरीके से वो फेल हो जाता है ये एमिनिटीज और बेसिक नीड्स पूरा करने में, तो क्या होगा, द सेड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय द फ्रॉड। अब समझा जाएगा या फिर ट्रिब्यूनल ये मान के चलेगा, जब एप्लीकेशन उसके सामने जाएगी तो ये मान के चलेगा कि इन्होंने, जो पर्सन ने प्रॉपर्टी अपने पास ट्रांसफर करवाई है, उन्होंने फ्रॉड के थ्रू या फिर कोर्जन के थ्रू या फिर अंडर इन्फ्लुएंस, उन्होंने अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाई है। एंड शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफर, जो सीनियर सिटीजन है उनके ऑप्शन पे, टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल उस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर भी कर सकता है। अब इसके अंदर आपके फ्रॉड वर्ड यूज किया गया, कोर्जन वर्ड यूज किया गया और अनड्यू इन्फ्लुएंस वर्ड यूज किया गया। ये तीनों कौन से सेक्शन के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखे हैं, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। सेकंड जो क्लोज है वो आपका हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 28 की एज इट इज वर्डिंग लिखी हुई है, पढ़ के देख लेते हैं एक बार। Where any senior citizen has a right to receive maintenance out of an estate or such estate or part thereof is transferred। जब भी कोई सीनियर सिटीजन है वो राइट रखता है कि वो मेंटेनेंस के लिए और अपना जो खुद के मेंटेन करने के पर्पज से कुछ हिस्सा है वो रिसीव कर सकता है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी में से जो कि प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर दी गई है। मतलब एक सीनियर सिटीजन है, उसका राइट है कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से वो मेंटेनेंस के लिए कुछ अमाउंट रिसीव करने का एंटाइटलमेंट रखता है, और उस प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, दूसरे किसी पर्सन को ट्रांसफर कर दिया। अब जो ट्रांसफरर पर्सन है, क्या उसको इस बात की नॉलेज थी उस टाइम पे कि जो सीनियर सिटीजन है उसका राइट है वहां से मेंटेनेंस रिसीव करने का, या फिर उसको नॉलेज नहीं थी, इस बारे में बात करता है। तो लिखा, वेयर एनी सीनियर सिटीजन हैज ए राइट टू रिसीव द मेंटेनेंस आउट ऑफ एन स्टेट और सच स्टेट और पार्ट देयर ऑफ इज ट्रांसफर्ड, द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस मे बी एनफोर्स्ड। अब जब उसका राइट है जो मेंटेनेंस रिसीव करने का, उसको सीनियर सिटीजन अपने उस राइट को एनफोर्स कर सकता है अगेंस्ट द ट्रांसफरी इफ द ट्रांसफरी हैज ए नोटिस ऑफ द राइट। अगर नोटिस था उस पर्सन को राइट के रिगार्डिंग, जो ट्रांसफरी पर्सन है, मतलब कि जिस पर्सन को वो प्रॉपर्टी दी गई है उस पर्सन को इस बात का पता है कि सीनियर सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द मेंटेनेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी, तो उस केस के अंदर उस पर्सन के खिलाफ उस राइट को जो है एक तरीके से एनफोर्स किया जा सकता है, बट नॉट अगेंस्ट द ट्रांसफरी फॉर द कंसीडरेशन और विदाउट नोटिस ऑफ द राइट। उस केस के अंदर उसके ऊपर आपका दूसरी सिचुएशन ये लिखी है कि वो पर्सन आपका क्या है कि उस ट्रांसफरी के खिलाफ अपने राइट को एनफोर्स नहीं करवा सकता अगर उसने वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करी थी इन ल्यू ऑफ कंसीडरेशन, भी उसने कुछ पैसे लिए और उसको प्रॉपर्टी दे दी, तो उस केस के अंदर उसका राइट नहीं रहेगा कि वो अपने राइट को, राइट टू क्लेम मेंटेनेंस को एक तरीके से अपना क्लेम कर सकता है या फिर उसको एनफोर्स करवा सके। या फिर दूसरी सिचुएशन में जब ट्रांसफरी को नॉलेज ही नहीं है कि वो जो प्रॉपर्टी मैं उससे ले रहा हूँ उस प्रॉपर्टी में उस सीनियर सिटीजन का मेंटेनेंस का भी राइट है, ये अगर उसको नहीं पता तो उस केस के अंदर भी उसके खिलाफ उस राइट को एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता। लेकिन एक और सिचुएशन है जहां पर अगर प्रॉपर्टी ग्रेचुइटियसली ट्रांसफर करी गई है तो उस केस के अंदर वो सीनियर सिटीजन कैन एनफोर्स हिज और सच राइट, उसको एनफोर्स कर सकता है। थर्ड बोलता है एनी सीनियर सिटीजन इज इनकेपेबल ऑफ एनफोर्सिंग द राइट अंडर सबसेक्शन 1 and 2, द एक्शन कैन बी टेकन ऑन हिज बिहाफ बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 की सबसेक्शन 1 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, उसको डिफाइन किया गया है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का भी काम हो जाएगा यहाँ पे, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको अथॉरिटी दे रखी हो वो भी उस सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे आगे जाके एक्शन ले सकता है, इन केस अगर सीनियर सिटीजन खुद एक्शन नहीं ले सकता तो उस केस के अंदर। ये आपका चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, सेक्शन नंबर 23 था। अब लास्ट सेकंड चैप्टर आपका 6th चैप्टर की बात करते हैं जहाँ पे ऑफेंस और प्रोसीजर की बात करी गई है ट्रायल के लिए। तो सेक्शन 24 बोलता है एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ द सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन को अबेंडन कर दिया जाता है, मतलब कि किसी ऐसी जगह पे जानबूझ के छोड़ के आए, पहले तो आप क्या करते हो, मान के चलिए आप नहीं, सॉरी मतलब कोई भी पर्सन ऐसा करता हो कि उसको उस सीनियर सिटीजन को मेले में घुमाने लेके गए और इंटेंशनली उसको वहीं पे छोड़ के आगे कि यार इससे जान छूटे, पीछा छोड़ दे मेरा, इसलिए आप वहीं पे छोड़ के आगे, इसको बोला जाता है कि आपने इंटेंशनली किसी पर्सन को अबेंडन किया है, उसको त्याग दिया है। अब किसी बच्चे को अगर उसके माँ बाप त्याग देते हैं, माइनर बच्चे को, तो उसके लिए 317 IPC है,
माँ बाप दोनों को लायबल किया जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि पेरेंट को, मतलब एक तरीके से किसी भी सीनियर सिटीजन को त्याग के आना, इसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। अब बोलता है हुएवर हैविंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सीनियर सिटीजन की कोई केयर करता हो या फिर जिसके पास उसकी केयर टेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर्सन ने उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया कहीं पे, सच सीनियर सिटीजन इन एनी प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ होली अबेंडनिंग सच सीनियर सिटीजन, उस सीनियर सिटीजन को कंप्लीटली त्यागने के पर्पज से, उस इंटेंशन से आप उसको कहीं पे छोड़ के आगे, तो शेल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट, उसको पनिशमेंट मिल सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, 3 महीने की उसको जेल हो सकती है, उसके साथ उसको 5000 रुपीज तक का उसके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है, या फिर दोनों हो सकती है। अब यहाँ पे विद बोथ लिखा हुआ है, इसको एक बार समझते हैं कि विद बोथ कहाँ पे कई बार लिखा नहीं मिलता आपको लास्ट में। अब देखिए जहाँ पे ये लिखा मिलता है एंड वर्ड होता है, कि जहाँ पे अगर ये लिखा होता है एक्सटेंड टू 3 मंथ एंड दी फाइन इंपोज किया जाएगा 5000 का, एंड वर्ड वहाँ पे होता तो बोथ लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एंड का मतलब ही दोनों बोथ के रिगार्डिंग अपने आप आ जाएगा। और इनकेस अगर हम बात करते हैं जहाँ पे और वर्ड की, तो और के अंदर होता है या तो जेल 3 महीने की, या तो उसको 5000 का पनिशमेंट के रूप में उसको फाइन लगाना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर क्या हो सकती है, दोनों लगाई जा सकती हैं। तो ये आपका सेक्शन 24 था। अब 25 बोलता है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, तो ये जो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस आपके होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोग्निजेबल और बेलेबल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, और इसके ऊपर जो मैजिस्ट्रेट है वो समरी तरीके से आपका क्या करेगा, समरी ट्रायल चलाएगा उसका, और उसके बाद उनको केस को डिस्पोजल ऑफ कर देगा। ये चैप्टर नंबर आपका 6 था। अब लास्ट चैप्टर आ जाता है आपका मिसलेनियस पार्ट, बात करता है चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर 26 से ऑनवर्ड्स आपके सेक्शन दिए गए हैं। जो 26 सेक्शन है वो आपका बात करता है कि जो भी ऑफिसर होंगे इस एक्ट के अंदर, जिनको भी अपॉइंट किया जाएगा, उन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, जो कि सेक्शन नंबर 21 आईपीसी के अंदर दिया गया है। फिर 27 आपका बात करता है कि सिविल कोर्ट जो होते हैं उनकी ज्यूरिस्डिक्शन को ये जो ट्रिब्यूनल है ये यहाँ पे बार कर देगा, कि उनके पास किसी तरीके की कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बचती है। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि फैमिली कोर्ट में जाके या फिर अदर कोर्ट के अंदर जाके इसकी कंप्लेन करता है और अपने राइट को एनफोर्स करवाता है, या फिर सिविल कोर्ट के अंदर जाके अपनी ट्रांसफर करी गई प्रॉपर्टी को एक तरीके से वॉइड करवाने के लिए जा रहा था, तो जब इस एक्ट के अंदर प्रोविजन दे दिया और ट्रिब्यूनल को वो सारी की सारी ज्यूरिस्डिक्शन दे दी है, तो सिविल कोर्ट के पास किसी तरीके का कोई भी राइट नहीं रहता उसको ट्रायल चलाने का और उसके ऊपर किसी तरीके की इंजंक्शन जो है वो पास करने का। 27 क्या बोलता है, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट बार्ड, सिविल कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन उसको बार कर दिया जाएगा। नो सिविल कोर्ट शैल हैव द ज्यूरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर टू विच द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइज, जिस मैटर के ऊपर इस एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे उन मैटर के ऊपर सिविल जो कोर्ट्स हैं उनकी ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय द सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग विच इज डन और इंटेंडेड टू बी डन बाय और अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंडर में जिन जिन चीजों के ऊपर आपकी इंजंक्शन ऑर्डर पास किए जा सकते हैं तो उनके ऊपर सिविल कोर्ट जो है वो इंजंक्शन ऑर्डर पास नहीं कर पाएगी। 28 आपका बोलता है कि अगर किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर ने या फिर लोकल अथॉरिटी ने या फिर आपके किसी भी गवर्नमेंट के कोई भी अदर ऑफिसर ने जो कि अपॉइंट किया जाता है इस एक्ट के अंदर, उन्होंने गुड फेथ के अंदर कोई भी एक्शन ले लिया किसी के खिलाफ, वो गुड फेथ में प्रूव हो चुका कि उन्होंने वो एक्शन गुड फेथ में या फिर इस एक्ट के प्रोविजन को मानकर ड्यूटी बाउंड होके फिर किया, तो अब उनके लिए किसी तरीके की कोई उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन या फिर उनके ऊपर किसी तरीके की कोई भी जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग है वो नहीं चलाई जाएंगी। ये एक्सेप्शनल पार्ट है। फिर 29 आपका बोलता है कि जो भी अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करने में डिफिकल्टी आ रही है तो उनको रिमूव करने का काम कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करती है। पावर टू रिमूव द डिफिकल्टी, इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर्स पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गazette मेक such a provision not inconsistent with the provision of this act as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty, difficulty को रिमूव करने के पर्पज से जो भी जरूरी आपके और जो भी एक तरीके से नेसेसरी और एक्सपीडियंट आपके जो भी रूल और रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। प्रोवाइजो आपका बोलते हैं प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर, मतलब ऊपर वाले जो डिफिकल्टी के रिगार्डिंग जो रूल आपके बने हैं उनके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद 2 साल के बाद इस तरीके के कोई भी ऑर्डर जो है वो पास नहीं करा जाएगा। सेक्शन 30 बोलता है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द डायरेक्शन, अब सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन किसको दे सकती है, या तो ऑफिसर्स होंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो अब देखते हैं क्या लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट एज टू कैरिंग आउट इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने के पर्पज से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है। 31 आपका बात करता है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू, अब स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रूल रेगुलेशन वगैरह कुछ भी बनाए हैं तो उनको रिव्यू करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द पीरियोडिक रिव्यू,
पीरियडिकली रिव्यू मतलब ले सकती है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, एंड द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इस एक्ट के प्रोविजंस की उनको भी मॉनिटर कर सकती है, मतलब उनके ऊपर भी अपनी नज़र जमा के रख सकती है, वो देख सकती है एक तरीके से कि क्या ढंग से उनका प्रोविजन को अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, और उनको एग्जीक्यूशन सही से किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा, या फिर जिस हिसाब से उनको डायरेक्शन दी गई है काम करने की, क्या उस डायरेक्शन के हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर ऑफिसर्स काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इन सबको रिव्यू करने का या मॉनिटर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। लास्ट आपका सेक्शन बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ प्रोविजंस या फिर रूल रेगुलेशन बना सकती है। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट के अंदर आपका बोलते हैं सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 और जो सेक्शन 5 के अंदर जो भी एप्लीकेशन लगेगी उनके अंदर होल्ड इंक्वायरी करने के रिगार्डिंग जो रूल रेगुलेशन बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। दूसरा बोलता है पावर और प्रोसीजर जो आपका है ट्रिब्यूनल का वो फिक्स करा जाएगा सेक्शन 8 क्लोज 2 के अंदर। तीसरे में बोलता है कि मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना उनको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए जो कि 10,000 बताया गया था सेक्शन 9 क्लोज 2 के अंदर, उसके ऊपर रूल रेगुलेशन जो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अगले में बोलता है सेक्शन 19 क्लोज 2 के अंदर ओल्ड एज होम वगैरह हैं या फिर आपके स्टैंडर्ड या फिर वेरियस टाइप ऑफ जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी है उनके रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट आपका बोलता है जो अथॉरिटीज इंप्लीमेंट करती है इस एक्ट के प्रोविजन को उनकी ड्यूटीज और पावर क्या रहेंगी सेक्शन 22 क्लोज 1 के अंदर, वो भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। फिर उसके बाद आपके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैंने आपको बताया था शायद पीटी के लिए सेक्शन 22 क्लोज 2 के अंदर, वो भी प्लान जो तैयार करेगी वो भी स्टेट गवर्नमेंट तैयार करती है। और एनी अदर जो भी आपके जरूरतमंद के उस टाइम पे जो जरूरत के ऑर्डर होंगे वो भी पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। और उसके बाद लिखा है कि जो भी ये रूल रेगुलेशन बनाएगी उसको एज सुन एज पॉसिबल क्या करती है स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उनको प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे लेजिस्लेचर है उसके हाउसेस हैं तो उन सब दोनों के सामने या फिर एक से ज़्यादा तो सबके सामने उनको एज सुन एज पॉसिबल जो भी ट्राई करेंगे कि वहाँ पे उनको प्रोड्यूस कर दिया जाए। तो ये जो रूल रेगुलेशन है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 32। तो ये सारा आपका ये एक्ट जो था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने ये एक्ट कंप्लीट करवा दिया। अगला हमारा जो सेशन होगा मतलब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके इसके अंदर हम लोग डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर उसका मैं आपको कवर करवा दूंगा, तो उस वीडियो को आपने जरूर देखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर देना। अपने जो भी दोस्त हैं यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाता